सबसे पहले मैं जब मेडिटेशन की क्लास में था, आप में से हो सकता है कई लोग रहे हों, कई लोगों को ये जानकारी ना हो, तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। सबसे पहले बार बार ये शब्द इस्तेमाल करना बंद करो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को करना बंद करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे मान लेगा कि आप अच्छी आंसर राइटिंग नहीं करते। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर माइंड। एक ऐसी एकेडमी में हो जहां तुम्हारे ऊपर इतना बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान योग की परंपराओं को अच्छे अच्छे, भारत में ये सब खत्म होने लगा है काफी हद तक। बहुत सी चीजें कमर्शलाइज हो गई हैं, तो कोई चीज जुड़ रही है तो तुम्हें अंदर से प्योर करना चाहती है, तो उस पर ध्यान दो कि बार बार मैं ये लिख नहीं पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। तुम इसको पर्सपेक्टिव चेंज करो। तुम ये कहो कि सर कल मैंने पहली लाइन लिखी, कल पहली लाइन में लिख पाया, वंडरफुल, आई एम फीलिंग वेरी गुड। ऐसा ही कहते ही आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे। आप ये मत सोचो, आप चीजों को हॉलिस्टिक देख रहे हो। तो पहला नियम जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राइट। अब जैसे एक ने लिखा कि कल मैंने पहली बार राइटिंग की थी, बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई। तो तुम जब पहली बार साइकिल चलाए थे तो तुमने क्या फर्राटे से साइकिल चलाई थी? इट्स अ स्किल, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करें। ये किसी भी कोर्स से बहुत ज्यादा कठिन है, सबसे कठिन काम है ये। तो आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जिसको सीखने में आपको बहुत समय लगेगा। आप ये सोच रहे हैं कि महीने 2 महीने में आप आंसर राइटिंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो दिमाग से निकाल दीजिए सर। इसकी आपको खुशबू आते आते इतना टाइम लग जाएगा। तो दूसरा जो एक चीज आप जो है वो ध्यान रखिए, वो ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना किए। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मुझसे गलतियां हो रही हैं। आप ये कोशिश करिए कि आपने इससे पहले कभी नहीं लिखा। अगर आप इस क्लास में आने के बाद यू स्टार्टेड राइटिंग, दैट्स वंडरफुल थिंग। यस सर, मैंने पहली लाइन लिखी। जिसने पहली लाइन लिख ली वो आखिरी लाइन भी लिख लेगा। दिक्कत यह थी कि अब तक तुमने पहली लाइन भी नहीं लिखी थी। सो तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को अचानक से तुम अपने उसको डिफीट क्यों बना रहे हो? तो जितने भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, अपनी चीजों को बहुत कमतर करके देखते हैं, यकीन मानिए एग्जाम आते आते उनका डर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप चाहे अपना फोन नंबर और अपनी सारी आईडी मुझे दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। और आपको कोई और नहीं हराएगा, आप अपने अंदर से हारोगे सब कुछ होने के बावजूद, राइट। तो जो चीज आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत का मजा लीजिए। पहले आप इस ये देखिए कि आपने कुछ सोचना शुरू किया। इससे पहले किसी एकेडमी में थे, इतने टीचर मेरे से पहले आपकी जिंदगी में आए होंगे, क्यों तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं सीखा? आंसर राइटिंग को इस उम्र में सीखने की चीज है। ये तो जब आप छोटे थे तब हमें सिखाया जाता था कैसे अच्छा राइटिंग लिखें, कैसे तेज लिखें। हमें 6th 7th 8th क्लास में हमें बता दिया गया था। तो तुम किस स्कूलिंग से होकर आए हो? जरा कुछ देर सोचो और इसके बारे में बात करो। तुम किस तरह की स्कूलिंग करके आए हो? ग्रेजुएशन में कोई ये बताता है कि तुम्हें कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, कैसे तेज लिखना है, कैसे सुंदर लिखना है? अरे ये सब छोटे बच्चों की क्लास में होता है यार। लेकिन मैं इसी तरह छोटे बच्चों को ट्रीट करता हूं, इसीलिए मैं कॉन्सेप्टर बैच पढ़ाता हूं कि मुझे पता है ढेर सारे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उम्र तो बढ़ गई, दिमाग वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए मैं उनको सिखाता हूं एक एक चीज। मुझे पता है कि बिना सीखे अंदर, या तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि क्यों यूपीएससी की तैयारी में समय लगता है, हो गया होगा। तो जो कुछ चीजें मैं आपसे बताने जा रहा हूं, मैं कुछ नियम बताने जा रहा हूं मेरी क्लास में, ठीक है। इन माई क्लास कुछ नियम आगे चलेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक तुम मेरे साथ हो, और नियम है किसी का आंसर मुझे इस फॉर्मेट में दीजिए। आज के बाद मेरी क्लास में जब तक हो तब तक अगर किसी ने पैराग्राफ राइटिंग की, कि प्रसंग व्याख्या उपसंहार, अगर किसी ने पैराग्राफ राइटिंग की कितनी भी सुंदर, मेरे लिए वो 0 है। आज से तुम्हारा पैराग्राफ राइटिंग बंद है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन माय क्लास, राइट। जो करना होगा वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, मेरे हिसाब से सीखना है। अगर तुम्हारा ग्लास पहले से भरा हुआ है, सो आई कांट हेल्प। जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा बाहर छलकेगा। तो तुम्हें पहला नियम क्या करना पड़ेगा? इसको खाली करना पड़ेगा। तो जब खाली करोगे, तभी जितना खाली करोगे उतना मैं नई चीज उसमें भर पाऊंगा। सो पहली चीज, ठीक है, पहली चीज, आज के बाद मेरी क्लास में स्ट्रक्चर राइटिंग बिल्कुल बंद है, प्रोहिबिटेड है, जब तक कि मैं अलाउ ना करूं। और जिस वे में मैं अलाउ करूंगा सिर्फ उतना ही चलना है। अगर कर सकते हो तो स्वागत है इस क्लास में, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्लास इमीडिएटली। देख, नंबर 1, जिस हिसाब से मैं तुमसे कहता जाऊंगा उस हिसाब से तुम्हें करते जाना है, ठीक है।
अगर सीखना है तो, अगर तुम्हें आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का मास्टर बनना है तो यही तरीका चलेगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं कि क्यों मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर राइटिंग बंद कराई है और रीजन क्या है। ये समझना भी तो तुम्हारे पास लॉजिक भी तो होना चाहिए कि आखिर ये स्ट्रक्चर राइटिंग तुम्हें कैसे जो है नुकसान करेगा। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं, छोटा सा, कई बार मैं पिछली क्लास के बच्चों को भी सिखाया था, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको लिखते जाओ और बड़ी उसकी गंभीरता समझना। ये पूरा साइकोलॉजिकल क्लास है, तुम्हें बहुत हेल्प करने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की बात करें, यानी कि उत्तर लेखन कला, लिखो उत्तर लेखन कला। अब आर्ट का मतलब ही हो गया कि ये बहुत ही डेप्थ की चीज है, बहुत ही डेप्थ की चीज है। तो जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होती है वो 3 चीजों की आपसे रिक्वायरमेंट करेगी। 3 चीजों के बारे में लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, स्किल। आर्ट जो होती है स्किल है, और स्किल का मतलब होता है दक्षता। किसी काम को इतनी बार करना कि हमें उसकी जो ऑप्टिमम वर्किंग मैथोलॉजी है, यानी कि उसको बेस्ट तरीके से करने का जो मेथड है वो हमें पता चल जाए, इसको क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। यानी किसी काम को, जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने जाता है तो गिर पड़ता है, नहीं गद्दी पे बैठ पाता, हैंडल नहीं संभाल पाता, धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करते करते गिरने के डर से बाहर निकलते 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 एक दिन ऐसा भी होता है कि वो एकदम गाड़ी एकदम लहराते हुए गाड़ी वो चलाता है, साइकिल हाथ छोड़ के चला लेता है। कई लोग मोटरसाइकिल जो है वो बहुत बड़े बड़े करतब दिखाते हैं, बट दैट इज लॉट ऑफ स्किल, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप एक वीडियो देख लें कि भैया ऐसे जो है मोटर बाइक अच्छे से चलाते हैं, रेस करते हैं, आप वो वीडियो देखकर कभी भी आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख सकते, उस तरह स्किल्ड नहीं हो सकते। ब्रेक मारा, पिछला पहिया ऊपर हो गया, हालांकि ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्किल है जो लोग उसके लिए ट्रेंड होते हैं। गाड़ी ऊपर उड़ा दी, ये कर दिया, आप नहीं कर सकते। और आप सोचे कि 10 वीडियो देख लूंगा सीख जाऊंगा, नहीं, जब तक आप खुद करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसका मतलब है आंसर राइटिंग सुनकर जो है वो करने वाली चीज नहीं, इसके लिए आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस। इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी आपको अपने टाइम टेबल में डेली अभ्यास करना पड़ेगा। आप सोचें कि वीकेंड में या पूरा कोर्स हो जाने के बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा, वही वो बच्चे होते हैं जो 4-5 साल एग्जाम देते हैं, ठीक है, ये वही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपको तो इतना समय देना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करके यहां से जाना है, लबासना पहुंचना है। मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे वाले हैं, हाँ ना, मुझे बताते जाएं कि सब लोग यहां ऐसे हैं जो यूपीएससी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, 1 या 2 साल में पहुंच के देश की सेवा करना चाहते हैं। वो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में बैठ के 5 साल वहां पर जो है वो हर मोहल्ला नहीं देखना चाहते हैं, क्लियर है। तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, यानी सततता, कि रेगुलर ये काम, ऐसा नहीं कि आज पहले हफ्ते जोश में थे, आज आंसर राइटिंग कर ली, अब 2 हफ्ते फिर रह दिए, तो क्या होगा? अभ्यास के साथ साथ सततता, कंसिस्टेंसी। मैं बार बार कहता हूं इस एग्जाम में कछुआ भी आज भी कछुआ ही जीतता है, खरगोश के जीतने की संभावना क्या, यानी कि रोज आपको डेली अपनी प्रोग्रेस करनी है। तो दक्षता लानी पड़ेगी, यानी अभ्यास, इसके बाद सततता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यहां से स्किल्ड आंसर राइटिंग क्रिएट होगी जब आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने दिमाग को अल्टर कर लोगे, मुझे इस पर क्या करना है, अपनी स्पीड को अल्टर कर लोगे, स्टाइल को अल्टर कर लोगे। बहुत सी चीजें ये प्रैक्टिस से आती हैं, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें आंसर राइटिंग को लेकर ढेर सारे मिथ और फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मिथ नंबर 1, आप में से कई लोगों ने कहा सर मैं बिगिनर हूं, क्या मुझे आंसर राइटिंग करना चाहिए? मैं 2024 में एग्जाम दे रहा हूं, 2025 में एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या मुझे आंसर राइटिंग करना चाहिए? क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेंस का जो मार्क्स होता है 1750 मार्क्स, पूरा आपकी जो कुंडली होती है इसी पे बनती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक तरफ तो मार्क्स हो गया। अब बिगिनर जो अभी सोच रहा है कि सर अभी मैंने तो कॉन्सेप्टर बैच में एडमिशन लिया, अभी मैंने एनसीईआरटी बैच में एडमिशन लिया, मुझे आंसर राइटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो जरा, करना चाहिए कि नहीं। आंसर राइटिंग सिर्फ मार्क्स पाने का तरीका नहीं है। दिस स्किल नॉट ओनली फॉर द मार्क्स बट ऑल्सो फॉर रिवीजन एंड लर्निंग। ये बेसिकली रिवीजन और लर्निंग, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कल जो है वो डिस्कस किया गजोधर की कहानी कॉन्सेप्टर में। अब आपने तुरंत क्या किया, तुरंत आप बैठे 10 मिनट और आपने पेन पेपर उठाया और उसको लिखना शुरू कर दिया। तो रिवीजन भी कर लिया और लर्न भी करते। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि कई बातें आप भूल गए। जैसे मैंने आपको बताया कि डीप ओशन लर्निंग मेथड क्या होता है, कि भाई अंटार्कटिका में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो क्रायोस्फीयर होता है वो हमें क्लाइमेटिक चेंजेस का रिकॉर्ड देता है। अब आप ये बात स्किप कर गए, तो अब आपने क्या किया, जब आप लिखने बैठे तो आप लिख नहीं पा रहे, वो वाला पॉइंट आपसे भूल गया कि आखिर ओजांग सर ने क्या बोला था कि आइस की जो लेयर होती है वो हमें क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में कैसे बताती। अब अगले दिन जो क्या होगा, अभी हम इसमें अगले दिन आपने कहा सर आई हैव अ डाउट, मैंने कहा पूछिए।
तो आप लोग डाउट कैसे पूछते हैं जरा ये सुनिए। जैसे अभी आज सुबह मैंने एनसीईआरटी क्लास में एक बच्चे को बहुत डांटा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। बोला सर वो वाला टॉपिक ना ज्योग्राफी में नहीं हुआ। एक कह रहा सर वो टेस्ट जो बोले थे ना वो टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि प्लीज मुझसे यू जस्ट आस्क अबाउट द इकोनॉमिक्स, और आप मुझसे दुनिया भर की बातें। एक कह रहा है कि सर वो कल जो है वो क्लास में बफरिंग होने लगी थी तो सर नेट पैक खत्म हो गया है, सर आज क्लास ना करें। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? हु यू आर? भाई तुम्हारे माँ बाप, ऐसा नहीं कि तुम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैदा हुए हो, ठीक है, तुम माँ बाप की अपनी संतान हो, तुम्हारे माँ बाप ने इन्वेस्टमेंट किया है, समुदाय तो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा है, और एक सपने जो है वो उसमें जो है आए हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे इंटेलेक्चुअलिटी का एक पर्पस है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति के सपने में उनके माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं या वो व्यक्ति खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हर समय, हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल वो है। तो रिवीजन एंड लर्निंग, रिवीजन का मतलब होता है जो मेरे टीचर ने पढ़ा दिया मैं उसको दोहरा लूं। लर्निंग का मतलब होता है कि इसमें कुछ मैं नया सोच पा रहा हूं कि नहीं सोच पा रहा हूं। अब जैसे आपने नोट्स बनाया, अब आपने मान लो कुछ नया प्रोजेक्ट है, और आज ही न्यूज़पेपर में कुछ नया आया कि जिसमें हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी मिट्टी और जलवायु परिवर्तन को जो है वो उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। आपने इसी के साथ क्या किया, भारत के प्रोजेक्ट्स के बारे में इसको जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ लिया। तो ये लर्निंग हो गई, यानी गुरु गुड़ चेला शक्कर। आपने एक दो लाइन और जोड़ी, आप आगे बढ़ गए। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। मल्टीट्यूड ऑफ जो बेनिफिट्स हैं वो इसके साथ हैं, ठीक है। जैसे क्लास लेक्चर्स को आप दोबारा लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और नई स्टाइल की नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं LWMI पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको लग रहा है इसमें कुछ और होना चाहिए, आप उसमें कुछ पैराग्राफ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से जो आया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वहीं पे जोड़ सकते हैं, और जोड़ना चाहिए। सारे टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मिथ क्या है, दूसरा जो सबसे बड़ी विरोधाभास चीज है, सर आई विल अपीयर इन एग्जाम आफ्टर 2-3 years। ये आप क्वेश्चन पूछते जाओगे, बता रहा हूं आपके क्वेश्चन पे मैंने बनाया। वाई आई नीड आंसर राइटिंग राइट नाउ, कि मुझे सर 2-3 साल बाद एग्जाम देना है, मुझे अभी से आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है, मैं भूल जाऊंगा। कई बच्चों ने कहा कि सर मैं भूल जाऊंगा। मतलब हद दर्जे का पता नहीं आप लोग क्या स्कूलिंग आपकी हुई है, किस तरह का एजुकेशन लेकर आए हैं कि आपको फंडामेंटल ऑफ लर्निंग भी नहीं पता है। मुझे आप में से बताइए बेटा, आप में से कितने लोगों को चाय बनाने आती है, जिनके घरों में उन्हें चाय बनाना सिखाया गया? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब जब चाय बनाने आती है तो सिंपल सा फंडा हुआ कि हम यहां पे बात करेंगे। आप साल 2 साल चाय ना बनाइए, लेकिन आपने रोज आप चाय बनाते थे, अब सोचना ही नहीं है, आप मोबाइल पे पिक्चर भी देख रहे हैं तो आपको पता है चीनी चाय पत्ती ऐसे डालनी, अदरक डालना है, ठीक है। आप 2-3 साल चाय ना बनाए, क्या आप चाय बनाना भूल जाएंगे? क्या आप चाय बनाना भूल जाएंगे? हो सकता है आपने किताब में पढ़ी तो आप भूल जाए, लेकिन अगर आप रोज घर में चाय बनाते हैं, फिर 2-3 साल आपने चाय नहीं बनाई और फिर आप बनाने बैठे, तो क्या आप चाय बनाना भूल जाएंगे? बताइए आप मुझे। नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलेंगे। क्लियर है? सभी लोग कह रहे हैं हाँ नहीं भूलेंगे। तो क्यों? बिकॉज जब आप किसी चीज को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी चीज को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप कभी नहीं भूलते। तो आंसर राइटिंग को अभी मैंने शुरुआत में क्या कहा? स्किल, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है, और परसिस्टेंस, लगातार कंटिन्यूटी के साथ। तो जब आप ये कर लेंगे, आज आपने प्रैक्टिस किया, मेरे साथ सीखा, प्रैक्टिस करते रहे, तो आप चाहे 2 साल बाद एग्जाम दीजिए, चाहे 3 साल बाद एग्जाम दीजिए, उसमें आपका निखार आता है, आप आगे बढ़ते हैं और उसमें कई तरीके ढूंढते हैं कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, और कम शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, आप निखारते हैं, तराशते हैं उसको। तो स्किल नहीं भूलती है बच्चे, इसीलिए मैंने कहा आंसर राइटिंग स्किल है, आंसर राइटिंग क्लास नहीं है। तो लोग सोचते हैं ना हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी क्लास है, ऐसे आंसर राइटिंग की क्लास है। ये स्किल की क्लास है, यहां करके देखना पड़ता है, राइट। तो ये जो मिथ है वो बहुत गड़बड़। अब मैं इसको समझाता हूं कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। कल मुझे बताओ, ईमानदारी से मैंने क्वेश्चन कहा था कि आप लोग रेडियो चला लें और लिखने की कोशिश करें, कितने कितने लोगों ने लिखा? अब मैं आपको बिल्कुल विजुलाइज करके प्रूव करने जा रहा हूं, विजुलाइज करके प्रूव करने जा रहा हूं। किया? ठीक है। मुझे बताओ किसको किसको यहां पर और यहां पर पेन हुआ और छूट गया? एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा मैंने आपको बताया था, लाइनें 1-2 बार के छूट रही थी।
हुआ कि नहीं हुआ? मुझे प्रूव करो, देखो तुम्हारा टीचर सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है। ऐसा हुआ था? ये लिखा कि मैं सिर्फ 3-4 लाइन ही लिख पाया। किसको किसको बहुत पेन हुआ था, ये फटने लगा था, ये यहां पे दर्द हुआ, ये चीज दर्द होने लगी थी, किसको किसको ऐसा हुआ? और 1-2 लाइन से ज्यादा, जब मैंने आपको बताया था ना कि हम हियरिंग डिवाइस इसको क्या करता है, ब्रेन इसको कैलकुलेट करता है, फिर हाथ को कमांड देता है कि ये लिखना है। 1-2 लाइन के बाद आप छोड़ दे रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ध्यान सुन रहे थे, फिर पकड़ रहे थे। कितने लोगों ने किया? ऐसा ही हुआ था? जैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ? कई लोगों ने लिखा 2 लाइन भी नहीं लिख पाए। सब के सब एक्चुअली आप जो कर रहे हैं, मैं एनएलपी एक्सपर्ट होने के नाते आपका जो माइंड और बॉडी बिहेवियर है वो मुझे पहले से पता रहता है कि ऐसे ही काम करेगा। दिक्कत यह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। वहां पे यह रहता है कि भैया ये रहा सिलेबस, इतना रट लो, रट के पास हो जाओ। तो ठीक है, छोटे छोटे एग्जामों में ये काम कर जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट वेन यू गो फॉर द यूपीएससी, वहां पर थोड़ा सा ये काम नहीं करे, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं फैक्ट नहीं तुमसे पूछ, रट के करोगे क्या, मैं तो तुम्हारे सामने सिचुएशन रखूंगा, राइट? तो मेरी बात कल की सत्य हुई, अब जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान दो। ऐसा क्यों हुआ कि तुम लिख नहीं पा रहे थे कल तेजी से? तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा था, तुम जो सुन रहे थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण बताता हूं तुम्हें। बेसिकली इसको हम लोग साइंस में मोटर एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? हमारे दिमाग का हिस्सा होता है। तो दिमाग जैसा सोचता है, जैसे आपने कभी दिव्यांग बच्चे को देखा होगा जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, तुमने देखा होगा उनकी आंखों का डायरेक्शन अलग अलग चलता है, वो हाथ पैरों को थोड़ा सा अलग रख के चलते हैं। मॉकिंग नहीं कर रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, ये ईश्वर ने उनको एक कमी दी है, लेकिन वो लोग बड़े जिजीविषा वाले होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। लेकिन आपने देखा कि उनके हाथ पैरों, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनकी मोटर एक्टिविटी में दिक्कत होती है, ब्रेन उनका जो है वो बॉडी को कमांड नहीं दे पाता है। आपने कई बार इस तरह के बच्चों को देखा होगा, लोगों को देखा होगा। तो बेसिकली यहां वो कम नहीं है, वो हमसे किसी मामले में कम नहीं है, बट मैं सिर्फ एक बायोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो मोटर एक्टिविटी जो है वहां पर क्या होता है कि वो हमारे साथ, ये जैसे हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है नीचे, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है, ये हमें कमांड देता है कि आप कैसे जो है वो, जैसा आपका ब्रेन सोच रहा है, आपके जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो उसी हिसाब से काम करनी चाहिए। इसको रिफ्लेक्सेस कहते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सेस। तो जैसे बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और खिलाड़ी, तो बहुत तेजी से 140 की स्पीड से भी बॉल आ रही होती है और वो खटाक से उसको अंदाजा, उनको कई बार जो खिलाड़ी बताते हैं कि दिखती नहीं है बॉल, सिर्फ एक सीम आता हुआ दिखता है, और वो अपनी बॉडी को उसी हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, कितनी तेजी से बैट को मारते हैं, छक्का चला जाता है। तो रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि बॉडी जो है वो एक अनुमान लगा लेती है, ब्रेन उसको अनुमान लगाता है, बॉडी उसी हिसाब से बिहेव करती है। अगर हम अच्छे खिलाड़ी नहीं है तो उतनी तेज अगर 140 की बॉल आए, मुंह टूट जाएगा हमारा। अगर हम अच्छे क्रिकेटर नहीं है, अच्छे हमारे रिफ्लेक्सेस नहीं है। तो होता क्या है कि जो आप सोच रहे हैं, आप सोचते बहुत अच्छा है। अब जो बच्चा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके साथ क्या दिक्कत होती है, और वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो सोचेगा अरे मेरे मास्टर साहब ने तो पूरा कोर्स पढ़ा दिया, एग्जाम में जाएंगे, सब दिमाग में रखा हुआ है। ऐसे लोग बोलते हैं, तुमने भी सुना होगा, अरे सब यहां है भाई के, सब यहां है, आप जाना है सब यार, कॉपी ऐसे छाप के आएगा भाई। ऐसे लोग बोलते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारे आसपास भी, अबे सब यहां रखा है बेटा, यहां रखा है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि मोटर एक्टिविटी यहां जो रखा है, और हाथ जो है वो, उसको एग्जाम में ये रहस्य पता चलता है कि वो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। दिस इज नोन एज मोटर एक्टिविटी। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि जो दिमाग सोच रहा है, तुम्हारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस उसको कमांड के साथ लेकर आए, कमांड के साथ लेकर आए। तो क्या करना होता है, तो यानी ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, वो कमांड टू हैंड, यानी हाथों को कमांड। और सिर्फ हाथ नहीं होते हैं, तुम जरा कभी भी देखना, जब तुम तेजी से लिखते हो तो तुम अपनी बॉडी पोस्चर को रिकॉर्ड करके देखना। तुम डेस्क पे ऐसे हाथ रखते हो, जितना इधर प्रेशर दे रहे हो, जितना तेजी से लिख रहे होते, हाथ से तुम सपोर्ट ले रहे होते। तुम अपने पैरों को देखना, तुम्हारी एड़ियां नहीं लगी होती हैं, तुम्हारी एड़ियां ऊपर की तरफ उठी होती हैं। तुम पंजे रखते हो, कभी भी देखना पूरी बॉडी अलाइन होती है। आप आगे की तरफ झुके होते हो, आपकी भौहें एकदम तनी होती हैं, और आप देखिए आप इस तरह से लिखते हो या इस तरह से अपना टेक लगाते हो, बैलेंस लेते हो, ताकि अगर ये हाथ फ्री हो रहा है तो मेरी बॉडी को इस पे बैलेंस मिले। आपने देखा होगा आपके पंजे केवल टिके होते, एड़ी नहीं लगी होती। कभी भी नोटिस करके देखना, एक एक चीज बताता चलूंगा तुम्हें। और पूरी बॉडी अलाइन होती है, दोनों पैर इस तरह से नहीं होते, एक पैर पीछे की तरफ होगा, एक पैर आगे की तरफ होगा। ऐसा लगता है कि बस आप दौड़ने जा रहे हो। कभी भी अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करा के देख लेना, अगर मेरी बात गलत हो तो क्लास छोड़ देना, राइट?
और मुंह देखना अपना, मुंह भी उसी हिसाब से, जैसे स्पीड बढ़ता जाता है, दांत ऐसे पीसोगे, मुंह इस तरह से बनाओ। कभी बाद में कभी रिकॉर्डिंग करके देखना, बड़ा फनी सा लगता है, लेकिन उस समय तुम्हारी सिचुएशन अलाइनमेंट की होती है कि तुम जितना एक्सेसिव प्रेशर लेते जा रहे हो उस तरह से अपना अलाइनमेंट भी करते जा रहे हो। ये सारा कमांड ब्रेन करता है, तुम इसको हल्के में ले रहे हो। तो तुम अपने घर में, अब क्या दिक्कत होती है एग्जामिनेशन में लिखने, और जो बच्चे क्लास में प्रैक्टिस अपने घर में प्रैक्टिस नहीं करते रियल टाइम में, उनके साथ दिक्कत। जैसे आप घर में आराम से बैठे हैं, गाने चल रहे हैं थोड़े थोड़े, भड़का इधर नुसरत फतेह अली साहब कुछ गा रहे हैं, और आपने हल्के हल्के सुरूर में लिखना शुरू किया, ठीक है, बढ़िया से एकदम आराम आराम से। तो आपकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल रिलैक्स होती है, तकिया वकिया लगा लिया है, आराम से टेबल लैंप हल्का हल्का जल रहा है, चाय का धुआं या जो भी जिस प्रकार का द्रव्य आप लेते हो, अब वो आराम आराम से जो है आप लिख रहे हैं। और एग्जामिनेशन में आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, वॉर जोन में होती है, पंजे एकदम तने होते हैं, कुछ लोग के पैर हिलते रहते हैं, हाथों से टेक लगा हुआ है, एक लिखा जा रहा है, मुंह ऐसे टेढ़ा हुआ है, बार बार इसे ऊपर की तरफ देख रहा है, इसे ऊपर की तरफ देख के लिख रहे हैं। तो ये भी रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे। ऑल हैव अ सिम्टम्स, एक जो सेगमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, जब रिकॉग्नाइज पैटर्न क्रिएट किया जाता है, पूरी बॉडी अलाइन होती है हमारी उस समय। आप इसको बहुत हल्के में लीजिएगा, राइट। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इसको हल्के में नहीं लेना है और आपको बहुत फोकस करके रखना है। रिकॉग्नाइज पैटर्न, नंबर 1 हैंड राइटिंग, ठीक है, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 थिंक एंड राइट। आंसर राइटिंग में इतनी चीजें एक साथ होती हैं, एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, और हमारा दिमाग पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत कम करता है। हम जो है वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करते हैं, एक के बाद एक कमांड फॉलो करता है, और हमें ये सारा काम करना है। हमें अपनी हैंड राइटिंग को भी मेंटेन करके, मतलब दिमाग जैसे सोच रहा है वैसे लिखे, फिर सही लिखे। अगर आपने कल जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया होगा, कितने लोगों ने कल जल्दी जल्दी जो है वो लिखना शुरू किया, और जब लिखने के बाद किसने किसने अपनी राइटिंग पढ़ी, पहले ईमानदारी से बताओ, और पढ़ने के बाद कितने लोग अपनी ही राइटिंग समझ पाए कि वो लिखा क्या है। मुझे अंदाजे से बताना, कल कितने लोगों ने जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश की, मेरे कहने प्रैक्टिस की, और लिखने के बाद उसको पढ़ने की भी कोशिश की। कि तुमने देखा होगा वर्तनी गलत हुई होगी, आती हुई वर्तनी गलत हुई, स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, सिग्नेचर टाइम पे लिखा होगा, कुछ लोग खुद ही नहीं समझ पाओगे ये अक्षर मेरे लिखा गया, रा है, सा है, हा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा। ऐसा हुआ था? हाँ, जैसे लिखा डॉक्टर की राइटिंग जो है वो बन गई थी। तो डॉक्टर में एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है वो मेडिकल स्टोर पे पर्चा लेकर गया, तो डॉक्टर ऐसे धाए 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 लिख दिया था इसे। तो जैसे पर्चा देखा, बोला अच्छा यार ठीक है, बोला भैया ये बताओ, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है इस पे क्या लिख दिए हैं, ये जोक है, केवल एक मजाक के लिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब इस पे क्या लिख दिए हैं, आप देखते समझ गए, मैं तब से सोच रहा हूँ कौन सी दवाई का नाम लिखे। बोले मैं दवाई का नाम नहीं लिखे। बोले हमने निपटा लिया, अब तुम निपटाओ। ठीक है, तो ये उसमें लिखा हुआ था। तो यहां पर जो है सेगमेंट है कि हैंड राइटिंग, आपका ब्रेन जैसे सोच रहा है आपको लिखना है, स्पीड मेंटेन करके लिखना है, एक्यूरेसी मेंटेन, मतलब स्पीड में भी लिखना है और एक्यूरेट लिखना है। कि जब कितने लोग थे कल, मुझे अंदाजे से बताओ, अपना लिखा हुआ पढ़ने में उनको घिना रहा तेरे पता नहीं क्या लिखा है। तो सोचो, जब 3,500 से ज्यादा शब्द आपको एग्जाम में लिखने होंगे एक पेपर में, और उसमें अगर तुमने इस तरह से कहा, तुम तो बोले लिख के चले आए, और जब उस एग्जामिनर के सामने जाएगा तो ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे पेपर रखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा का, कौन सी लिपि लग रही है, सुमेरियन है, नहीं 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 नहीं, इंडस वैली की लग रही है, अभी तो पढ़ ही नहीं पाए इसको, नहीं ये तो इजिप्टियन लग रही है शायद, ऐसे पढ़ेगा वो। ठीक है, मुझे लग रहा है गलत पेपर हाथ लग गया, तो इसको क्या नंबर दें। बोला सिद्धू लिपि तो अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है, तो इसको नंबर भी नहीं देते हैं, जिस लिपि में जब कोई टीचर होगा तब देखेंगे। राइट, तो ऐसे ही होता है। इसके बाद जो चौथी बड़ी मुसीबत है, उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे, थिंक एंड राइट। सोचते जाओ, लिखते जाओ, सोचते जाओ। अब सोचना भी ऐसा नहीं है, तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि आपका नाम क्या है श्रीमान, ये पूछ ही नहीं रहे। बुद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन करेगी, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पूछा था, कॉलेज में पूछा था। यहां तो इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मामला खराब हो गया। काजल ने बताया कि मैंने लिख के रखा था, सिस्टर बोली कौन लिखा है इतना खराब, मैं बोली पता नहीं कौन लिख के गया, एलियन आते हैं इस तरह से लिखने के लिए, कोड वर्ड में लिख कर गए हैं, ठीक है, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में। तो समझ गए। तो इस तरह से बहुत मुश्किलों के साथ ये स्किल आती है।
ये तुम्हारे फाउंडेशन के सिलेबस से ज्यादा टाइम लेने वाली चीज है, तो इसीलिए इसकी गंभीरता को भी समझो। तीसरा मिथ, तीसरा जो सबसे बड़ी मिथ है जिसके लिए बच्चा आंसर राइटिंग करता ही नहीं है, आई एम बिगिनर, मैं बिगिनर हूं, आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास ज्यादा नॉलेजवे नहीं है, सो हाउ कैन आई स्टार्ट आंसर राइटिंग। बहुत लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा होगा, सर अभी तो मैं नया हूं, इंफॉर्मेशन में नहीं, अभी आज ज्योग्राफिया पूरा नहीं कराए हैं, हिस्टोरिया पूरा नहीं हुआ है, इकोनॉमिक कवा पता नहीं कब होगा, तो सर बताइए हम हाउ टू आई राइट, ठीक है, तो हम आंसरवा कैसे लिखें, ये बोले होंगे। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि भैया एक काम करो, तुम्हारी समस्या का भी समाधान है। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, नॉलेज से पहले राइटिंग। मेरा अभी पर्पस क्या है, तुम्हारी मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना, तुम्हारी एक्यूरेसी को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, थिंकिंग मैथोलॉजी को बढ़ाना। तो एक ही शर्त है, या तो तुम दूसरे गोला से आए हो, ठीक है, पहली बार आप किसी का हथवा पकड़ने के लिए घूम रहे हो कि किसी का हथवा पकड़े तब हम जाने क्या होता। दूसरा, अगर तुम 12th भी पास हो तो तुम्हारे पास बहुत सी चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत सी चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो तुम अपने बारे में जानते हो, अपने समाज के बारे में जानते हो, देश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, जहां रहते हो वहां का एटमॉस्फेयर जानते हो, स्कूल, दोस्त, फलाना डिकाना, कई चीजों तो मुझसे भी ज्यादा जानते हो, कई चीजों मुझसे ज्यादा जानते हो। कौन सा नया गेम आया है, बहुत से लोगों को ये पता हो कौन सी जो है वाइन आई है, तो मेरे को तो पता ही नहीं होता कि ये सब चीज, भाई मेरा उधर नॉलेज ही नहीं है। तो नई नई चीजों के बारे में उनको पता है। अभी हुक्का बार में कौन सा नया फ्लेवर आया है, एक यूथ मुझे जानकारी दे रहा था, ठीक है, तो ये सब उनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है। तो वहां पर क्या होता है, तो आंसर राइटिंग में एक काम करो, आंसर हटा दो, खाली राइटिंग रख लो, ठीक है, घबराओ नहीं, सिर्फ राइटिंग कर लो, ओनली राइटिंग। यानी कि जैसे ये पेज है, पेन है, मेरा आज का दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या सीखा, मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकता हूं, मेरे आसपास का माहौल कैसा। मैं तो बच्चों से ये तक कहा, कुछ मत करो, अपने माता पिता को एक दिन लेटर लिख दो। आजकल तो चैट का जमाना है, लेकिन मेरे कहने, मेरे बच्चों ने ऐसा मुझे रिप्लाई किया, पिछली क्लास में सिखाया था कि बच्चों ने कहा सर मतलब आंखों में आंसू आ गए पिताजी के। तो माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने डिवाइसेस हो गए कि हमारी कम्युनिकेशन बंद हो गई है। हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेशन करने के चक्कर में अपनों से कम्युनिकेशन करना भूल गए। हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं फोन लेकर, पति अलग है, पत्नी अलग है, माता पिता अलग है, हम पूरी दुनिया से चैट कर रहे होते, हर बात की पिंग पर जवाब दे रहे होते, लेकिन अपने माता पिता कहां हैं हमें इसके बारे में नहीं पता होता। फैमिलीज टूटती चली जा रही हैं। तो एक काम करो, सिंपल, अपने माता पिता के प्रति एक कृतज्ञता, मेरे कहने पे एक लेटर आज लिख दो, लिख दो बस, जो तुम्हें उनके प्रति लग रहा है, महसूस हो रहा है, किसी गलती के लिए माफी मांगनी, आज तुम लेटर लिखकर उनको पहुंचा दो, बस पहुंचा दो। अगली क्लास में इतना मजा आएगा कि क्या बताऊं, और जो अनुभव होगा मुझे बताओ। सिर्फ राइटिंग करो। सवाल यह है कि अपनी भावनाओं को इकट्ठा, सबसे कठिन काम दे रहा हूं आज अपने पिता के, माता से तो फिर भी हम बहुत क्लोज होते हैं, बात कर लेते हैं, पिता से हमेशा एक दूरी बनी रहती है। आज अपने पिता को एक लेटर लिख दो। फादर्स डे भी बीता है, तो सिर्फ पोस्ट नहीं करना है, आज एक लेटर लिख दो, मेरे कहने पे लिख दो, सिर्फ 2 पेज, ये आगे पीछे एक पेज ऐसे लिख दो, बस मेरे कहने पे, समझो कि ओजांग सर ने मांगा है। और जो उनके प्रति तुम महसूस कर रहे हो, जो कृतज्ञता महसूस कर रहे हो माता या पिता के प्रति, लिख दो, लिख दो। समय नहीं देने की बात हो रही है, एक पेपर, बस मैं कह रहा हूं पेपर पे लिख दो जो तुम बोलते हो। मान लो तुम बहुत अच्छे पुत्र या पुत्री हो, बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बस उनके प्रति एक लेटर लिख दो। तुम उन्हें जीवन का वो एसेट दे दोगे कि वो जीवन भर, बुढ़ापा जैसे से उम्र बीतेगी, यही चीजें उनकी एसेट है। बस आज मेरे कहने के लिए दे दो, राइट। जैसे जीनत ने लिखा, मेरे पापा मम्मी पढ़ नहीं सकते, तुम लिख दो, किसी और से पढ़वा लेना, किसी और को दे देना कि पढ़कर सुना दे, तुम मत वहां होना। बात हो रही है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आज एनएलपी के चैलेंज कर रहा हूं। आप डिवोर्स के आंकड़े उठा के देख लीजिए सर, डिवोर्स के आंकड़े, मैं आपको बता रहा हूं, यूएस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, आप वहां सबसे ज्यादा डिवोर्स वहां होते हैं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। द बिगेस्ट रीजन जो काउंसलर ने इनपुट दिया है सर्वे के अंदर, वो सिर्फ इसलिए कि पति और पत्नी आपस में बात नहीं करते, इस वजह से तलाक होता है, कोई और रीजन ही नहीं है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन द ह्यूमन लाइफ, इसी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, और यही हमें धंसा के खत्म भी कर दे रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हो?
मोस्ट ऑफ द डिवोर्स केसेस में या तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ या गलत कम्युनिकेशन हुआ, इसकी वजह से डिवोर्स के केसेस होते हैं। आप जाकर इसको चेक कर लें। और आज मेरे कहने पे, ऐसे इसको हल्के मत लीजिए, आप आज लिखने बैठिए, अपने भाई बहन के लिए लिखिए जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो, जिसको लगता है वो आपके जीवन में उसने चेंज लेकर आया। सर ये 2 पेज, आपको ऐसा लगेगा जिंदगी के सबसे कठिन 2 पेज हैं, यही मैंने आपको सबसे कठिन होमवर्क दिया है। पूरे जीवन के इमोशन को 2 पेज पे लिखना बहुत बड़ा चैलेंज। जब आप आएंगे ना, तो ऐसे अचानक से ऐसे लगेगा आपने एक पेंडोरा बॉक्स, भानुमति का पिटारा खोल दिया है। आपका पेन ऐसे हाथ में रखा होगा और आपको समझ में आएगा लिखूं क्या, लिखूं क्या। नाम बदल दीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है तो। आप बोलेंगे क्या लिखूं, यही आपके दिमाग में आएगा और यही आगे तक चलता रहेगा। इसीलिए आपको सिखा रहा हूं, ये सबसे बड़ी स्किल है और इसको सीखिए। मिथ 4, मैं सर एक बिगिनर हूं, आई एम अ बिगिनर, हाउ डू आई राइट स्ट्रक्चरल राइटिंग। कि सर मैं एक बिगिनर हूं, जैसे अभी मैं क्लास की शुरुआत हुई, सर मैं एक पेज नहीं लिख पाया, सर मैं एक लाइन नहीं लिख पाई, सर मेरे से बहुत गलतियां हुई। ये क्वेश्चन आपने पूछा था, जवाब यहां हाजिर है। राइट, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर राइटिंग होती है, जिसको हम लोग संरचनात्मक लेखन कहते हैं, वो बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग होती है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, आपको ऐसे बचपन से सिखाया गया होगा पैराग्राफ राइटिंग करनी है आपको। ठीक है, ये पैराग्राफ है, आपको इस तरह लिखना है कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी हो गया, ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? परंपरागत लेखन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो बचपन से ही आपको सिखाया गया, हाँ ऐसे ही अच्छी आंसर लिखी जाती है। ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां उजांग सर की क्लास है। ठीक है, इन साहब की क्लास नहीं है। यहां शाहरुख खान दूसरे तरह से काम करेंगे। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन थोड़ी देर के लिए राइटिंग को उसको छोड़ दो, यानी कि स्ट्रक्चर राइटिंग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इतने भारी भरकम शब्दों के सामने नहीं हो पाए। यहाँ तो मोहब्बतें, हम आंसर राइटिंग से मोहब्बतें करेंगे। ठीक है, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है आंसर राइटिंग की चाहतें। तो अब हम लोग यहां काम करेंगे। तो यहां पर जो बिगिनर स्टूडेंट का माइंडसेट, उसको यही सिखाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली यही सिखाया जाता है कि ये अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप भी सोचते होंगे ये गंभीरता कैसे आएगी, अभी तो मैं नया नया बच्चा हूं, तो क्या काम करे ना, जो है नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो भैया हम आंसर शुरू ही नहीं करते हैं, सबको यही बताते। तो आप एक मिथ गढ़ते हैं बहुत बड़ा, अपने आसपास एक प्रोपेगेंडा खुद क्रिएट करते हैं। अरे बिगिनर कहाँ, बिगिनर थोड़ी ना आंसर राइटिंग करता, अभी हम कुछ पढ़बे नहीं कि हम लिखेंगे क्या, कोरा कागज रखेंगे। तो आप सबसे, आपने देखो कई बार कहा होगा बिगिनर के लिए आंसर राइटिंग, ओह माय गॉड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बिगिनर आंसर राइटिंग नहीं करता बिकॉज यू हैव नॉलेज मैन, नॉलेज। ठीक है, तो इन जो है इनकी तरह परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की बात करनी पड़ेगी, डेफ्थ में जाकर लिखना पड़ेगा। लिखते बोले कि सर डेफ्थ में आंसर राइटिंग कैसे करें, मेरे पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि खोदो गड्ढा, उसमें बैठो, फिर लिखो, तब डेफ्थ में आंसर राइटिंग होगी। ऐसा फील करके लिखो ना, खोलो बढ़िया गड्ढा, डेफ्थ में आंसर राइटिंग होगी। मतलब पहला तुमने आज जिंदगी में कलम उठाया है, आज बिस्मिल्लाह हुआ है तुम्हारा, आज श्री गणेश तुमने किया है, पहली बार तुमने कलम को जब माथे से लगाया है, और पहली बार तुम राइटिंग करने जा रहे हो और तुम्हारे दिमाग में शेक्सपियर की फोटो छपी हुई है, बस अब लिखेंगे, मेरा निबंध इनके बगल में आके खड़ा हो जाएगा। यही तमन्ना के साथ तुम पेन उठाते हो कि मतलब एग्जामिनर जो है जब वो देखेगा तो करण जौहर की तरह जो है वो उसकी पिक्चरों की तरह एकदम ऐसे जो है आंसू पोछेगा और फिर हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, पत्ते उड़ेंगे मोहब्बतें वाले, और अचानक से वो ऐसे कॉपियों के ऐसे फेंकेगा और दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा, किसने लिखा ये महान साहित्य। ठीक है, उसके बाद रियलिटी में जब आओगे तो पहले जूता खोलेगा, फिर पीटना शुरू करेगा कि अबे किसने लिखा ये कूड़ा। तो बस यही चीज वहां पर होती है। आपको इस मिथ से निकलना है। फर्स्ट थिंग, हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा। और इतना लोड लेके सोचेगा कौन? अबे तुम्हारे ऊपर मैं 50-60 किलो का बोरा लाद दूं, 100 किलो का, और मैं बोलूं बेटा दौड़ के दिखा, दौड़ के दिखा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दौड़ के दिखा। उधर मां कहे मेरे करण अर्जुन कब आएंगे? अब यहां 100 किलो पे चला नहीं जा रहा है, कमर घुसी जा रही है हड्डियों के साथ, ठीक है, गर्दन नीचे घुसी जा रही है, और तुमने दौड़ने की बात बोला, भाई मैं चल नहीं पा रहा हूं, दौड़ने की बात। एग्जैक्टली यही हमारे एजुकेशन में होता है। स्टूडेंट को इतनी भारी भारी बातें बता दी जाती हैं, प्रसंग में जान निकाल के रखनी पड़ती है। उसकी जान निकल जाती है सुन के कि एक जान तो बन नहीं पाई, और उसको भी ये निकालने की बात कर रहा है, वो खुद ही निकलने के चक्कर में पड़ी है, बाबू सोना हो नहीं पा रहा है हमसे, तो भैया हम यहां कहा हम जो जान निकालेंगे। बहुत परेशान रहता है वो, बहुत परेशान रहता है।
तो पता चला इतना बोझ उसके दिमाग पे लाद देते हो कि उससे आंसर राइटिंग होती ही नहीं है। अभी आपने मैक्सिमम लोगों ने ये गलती की होगी, हाँ या ना, जिन लोगों ने कहा कि सर एक लाइन से ज्यादा नहीं निकाल पाए, ठीक है, तो सर गलतियां हो गई, मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई, इसी तरह लिखा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। भाई परंपरा है ना तुम्हारी इस तरह लिखने की, सॉरी मेरे साथ नहीं हो पाएगा। हम तो थोड़े से ओजांकियन का माइंडसेट थोड़ा अलग है, वी हैव फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट। हम नए मेथड को डेवलप करेंगे, हम इस सिस्टम को क्रैक कर देंगे, हमें लोड ही नहीं लेना है, हमें हंसते हंसते लग जाए रास्ते, वही वाली हमारी कहानी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम बात करेंगे दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, यानी हमारे रास्ते अलग होंगे। हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, ठीक है, और हम सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करेंगे। वी विल डेवलप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और कैसे एक किसी भी चीज पर पहले हम थॉट करना सीखेंगे कि इस पर विचार कैसे करना है, फिर इसको इंटरडिसिप्लिनरी लेकर जाएंगे, यानी इसको अंतर विषय कैसे बनाना है, फिर इसको हम स्ट्रक्चरल थॉट में लेकर जाएंगे, फिर इस बार सिक्स थिंकिंग हैट सीखेंगे। पिछली बार मैंने ये नहीं सिखाया था, इस बार सिक्स थिंकिंग हैट सीखेंगे कि 6 तरीके की कैटेगरी में मैं अपनी बात को रख सकता हूं। फिर हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कौन से वो 20 मेथड होते हैं जिस तरह से एक आंसर, बेस्ट आंसर लिखा जाता है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कैसे टिक किया जाता है, और आंसर राइटिंग से पहले हम राइटिंग करेंगे। तो आज होमवर्क क्या दिया है, आज अपने जो भी इष्ट हो, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर, उसके लिए तो तुम मेरे ख्याल से इस धरती का जो है वो सरफेस कम पड़ जाए इतना लिख सकते हो, उनको छोड़कर अपने माता पिता भाई बहन जिसके प्रति तुम कृतज्ञ हो, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको आज लिख के दो, ठीक है। सिर्फ इसमें प्रेमी प्रेमिका अलाउ नहीं है, ठीक है, बाकी सबके लिए तुम लिख सकते हो। उसमें तुम्हें तो इतना लिखवा दो, तुम खून से लिख दो, थाए थाए निकाल के, लिखता हूं पत्र तुझे स्याही ना समझना, खून है मेरा, तो इस तरह से जो है वहां काम शुरू हो जाएगा। तो अगर पिता को लिख सके, माता को लिख सको, तो आज मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दे दोगे, ठीक है, ये मुझे चाहिए। और उन तक पहुंच जाए, फिर मुझे बताना कि क्या हुआ उसके बाद, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा उसके बाद। तो राइटिंग करना शुरू करो, एक डायरी लिखना शुरू करो, 2 पेज लिखने की आदत डालो, जब भी कोई भी बात हो, आज दिन कैसा रहा, क्या सीखा मैंने, और जो भी क्लास होती है, जैसे मैंने आज ये क्लास पढ़ाई, क्या तुम इस क्लास के तुरंत बाद इसको एक व्हाइट पेपर लो, और क्या तुम इस क्लास को रिप्लिकेट कर सकते हो, क्या तुम एज इट इज हूबहू इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो, इसको दोबारा इसमें जो है लिख सकते हो। अगर ये कर पाते हो तो मोर देन, हर क्लास के बाद 10 मिनट लिया और कुछ ना कुछ लिख डाला, उसके पॉइंट्स लिख डाले, जहां भूल रहे हो वहां पर गए, लर्न किया, उसको इसको रेड मार्क कर लो, ये मेरे को भूला, जो पहली बार भूला वो लास्ट तक भूलता है, ये बड़ी मजेदार बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन से बाहर निकलेंगे और अनुशासन लिखने में रखेंगे, स्किल को सीखेंगे, प्रैक्टिस रियली करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे, और एक अच्छी आंसर राइटिंग हमें तब मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो चीजों को, इमोशंस को बड़े अलग तरीके से ले रही है। हम थोड़ा सा, जो सोशल मीडिया ने हमें एक कल्चरल डिफ्यूजन दिया है, उसकी वजह से हम सही और गलत के बीच का दायरा भूल गए हैं। पर ट्राई करो, मेरे ख्याल से सब लोग ट्राई करो, और कल मुझे क्लास में बताना कि वो लेटर्स जब आपके पेरेंट्स के पास पहुंचा, जो भी आपने लिखा, पहली बात तो वो लिखने में आज को कितनी तकलीफ होगी, आप मुझे बताइएगा कितनी तकलीफ हो, मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज आप लिख के देखिए, बहुत आसान समझ रहे हैं, लिख कर देखिए, फिर बताऊंगा इमोशंस को लिखना कितना मुश्किल काम होता है, और जब वो पहुंच जाएगा तो फिर आप मुझे बताइएगा क्या हुआ।